हेलो माय छोटू एंड छुटकीज, इट्स योर सृष्टि दी हियर। हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 8 का साइंस बुक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया। आज चैप्टर 8 की बारी। तो चलिए शुरू करते हैं। दाब और बल का आपसी संबंध। दाब को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्सी वाला खटिया। तो रस्सी वाला खटिया पर जब हम लोग सोते हैं तो रस्सी जो है नीचे की ओर दब जाती है, तो वो क्या हो गया, दाब हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग रस्सी के खटिए पर खड़े हो जाए तो हम लोग अगर पैर जितना जगह छेकता है उतना ही जगह आपका नीचे दब जाता है रस्सी का। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे शरीर का जो भार है वो क्या कर रहा है, रस्सी को नीचे की ओर दबा रहा है। तो वो भी क्या है, दाब है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जितना जगह पर बल लगाकर दाबा जाए तो वह क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। तो आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, एक भौतिक राशि जो दाबने की क्रिया को निरूपित करती है उसे भौतिकी में दाब कहा जाता है। अब दाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जो बल लगा रहे हैं तो बल को हम लोग किस में मापते हैं, न्यूटन में। और जितना क्षेत्रफल हम लोग छेकते हैं तो उसको जब भाग दिया जाए, दोनों को अगर हम लोग भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, दाब का फॉर्मूला। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कुल लगता हुआ बल बटे संपर्क बल। अब हम लोग बल को मापते हैं किस में है, तो न्यूटन में। और क्षेत्रफल को हम लोग किस में मापते हैं, तो मीटर में। तो दाब की माप न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में कर सकते हैं। अब ये माप क्या होता है, तो किसी भी वस्तु को मापने के लिए एक इकाई दी गई है। जैसे हम लोग जब दूरी मापते हैं तो उसको हम लोग मीटर या किलोमीटर में मापते हैं। अगर हम लोगों को पानी या दूध मापना है तो हम लोग किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। तो यही क्या हो गया, माप हुआ। तो इसमें हम लोगों का जो बल है, तो बल को हम लोग किस में मापते हैं, न्यूटन में। उसी तरह से अगर हम लोग क्षेत्रफल मापे या परिमाप मापे तो उससे हम लोग किस में मापेंगे, मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर में मापते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम लोगों को दाब को बढ़ाना है तो क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, और अगर क्षेत्रफल को बढ़ाना है तो दाब को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे का उल्टा होता है। अब रोज़ाना ज़िंदगी में हम लोग दाब का प्रयोग कैसे करते हैं, तो वो देखना है। तो सबसे पहले हम लोग कुकर में जो खाना को पकाते हैं, तो कुकर में जब हम लोग किसी भी भोजन को पकाते हैं तो हम लोग कुकर का जो ढक्कन बंद कर देते हैं, तो उसके अंदर सारा भाप जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है और खाना पक जाता है। दूसरा, सुई द्वारा दवा का प्रयोग करना, वाहन में एयर ब्रेक का प्रयोग करना, कील या खूंटी के नुकीले सिर, ये सारे क्या हैं, दाब के उदाहरण हैं। और हम लोग दाब का उदाहरण कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पहिया पतला होता है, क्यों, क्योंकि वो रोड पे सिर्फ चलता है। उससे ज़्यादा मोटा होता है ट्रैक्टर का पहिया। ट्रैक्टर का पहिया क्यों मोटा होता है, क्योंकि वो खेत पे चलता है। और उससे भी ज़्यादा मोटा होता है ट्रक का पहिया। ट्रक का पहिया और क्यों ज़्यादा मोटा होता है, उसका क्षेत्रफल और ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ट्रक के अंदर हम लोग बहुत भारी सामान को रखते हैं, जिससे क्या होगा, दाब बढ़ेगा। अगर दाब को घटाना तो उसके लिए हम लोगों को क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ट्रैक्टर का जो पहिया है और ट्रक का जो पहिया है वो साइकिल का पहिया से ज़्यादा चौड़ा होता है। अब तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दाब। तो तरल पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं, तो द्रव्य और गैस जो है वो तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ का गुण क्या होता है, बहने का। तो जो द्रव्य वाला तरल पदार्थ है, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तो ये सब क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है। लेकिन गैस जो है सभी दिशाओं में आसानी से बह जाता है। अब एक फ्रांस के वैज्ञानिक है जिनका नाम है ब्लेज पास्कल। उन्होंने प्रैक्टिकल करके क्या पता लगाया कि तरल पदार्थ जो है सभी दिशाओं में एक जैसा दाब को लगाता है, एक जैसा प्रेशर को लगाता है। लेकिन जो ठोस है, अब ठोस पदार्थ किसे कहेंगे, ऐसा पदार्थ जिसे हम लोग फेंके और वह नहीं बहे तो उसको हम लोग ठोस पदार्थ कहेंगे। तो वो तो उसका भार होता है। तो दुनिया में कोई भी वस्तु, उसका कुछ ना कुछ भार है। तो ठोस का जो भार है वो क्या, कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगेगा। तो वो अपना दाब भी, वो अपना प्रेशर भी जो है, ठोस पदार्थ अपना प्रेशर कहाँ लगाएगा, तो नीचे की ओर लगाएगा। लेकिन जो तरल पदार्थ है वह क्या हो जाता है, आसानी से बह जाता है। तो तरल पदार्थ द्वारा दाब नीचे, ऊपर एवं तिरछी, मतलब बगल में, सभी दिशाओं में लगाता है। अब इसे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक कड़ा रबड़ का बॉल लेंगे, उसे सुई की मदद से चारों तरफ से छेद कर लेंगे। अब उससे सारा हवा को निकाल देंगे दाब के। अब क्या करेंगे, एक
बाल्टी में भरा हुआ पानी लेंगे और उस पानी में हम लोग जो बॉल को छेद किए थे उसको उसके अंदर डाल देंगे। अब क्या होगा, उसके अंदर तो हवा है नहीं, तो सारा छेद से पानी अंदर चला जाएगा और जब हम लोग बॉल को बाहर निकाल के बॉल को दाबेंगे तो क्या होगा, सारा पानी बाहर निकल आएगा। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि तरल पदार्थ जो है वो सभी दिशाओं में दाब को लगाता है। अब तरल पदार्थ नीचे की ओर दाब कैसे लगाता है, तो होली में जो हम लोग बलून खरीदते हैं उसमें पाइप की मदद से जब हम लोग पानी भरते हैं तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि दाब जो है वो नीचे की ओर भी लगता है किसी तरल पदार्थ में। और एक हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम लोग एक बड़क नली लेंगे जो दोनों साइड से खुला हुआ हो। अब एक साइड में हम लोग बलून को रबड़ की मदद से बांध देंगे और उसमें थोड़ा हम लोग पानी भर लेंगे। तो कुछ समय बाद हम लोग क्या देखेंगे, बलून भी फूल रहा है और पानी का ऊंचाई बड़क नली में बढ़ते जा रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बलून में जो है पहले से गैस मौजूद था और जब हम लोगों ने ऊपर से पानी डाला तो जो गैस है वो अपना दाब को तो लगा ही रहा है और साथ साथ जो पानी है तो वो भी अपना दाब को लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बड़क नली की ऊंचाई जो है बढ़ते जा रही है। अब पानी भी ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। तो जब हम लोग बाल्टी में पानी को भर लिए और उसके ऊपर से जब हम लोग मग को डालते हैं तो क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर की ओर धक्का देता है, तो उसी को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। वही पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि तरल सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है, यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जल की गहराई पर दाब का मान निर्भर करता है। जैसे हम लोग एक प्लास्टिक का बोतल लेंगे और उसे कुछ कुछ दूरी पर हम लोग छेद कर देंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, जो सबसे नीचे वाला छेद है उससे जो है पानी बहुत दूर तक जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पानी का जितना गहराई ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा दाब लगेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, जल या दाब द्वारा ऊपर की ओर लगाने वाला धक्का को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। चौथा पॉइंट है, जब द्रव्य या गैस में किसी पदार्थ को डुबोया जाता है तो इसके द्वारा डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, एक प्रकार का हम लोग धक्का भी कह सकते हैं, उसी को थ्रस्ट भी कहते हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता। अब द्रव्य में दाब को मापने का एक यंत्र होता है जिसे हम लोग मैनोमीटर कहते हैं। अब मैनोमीटर बनाएंगे कैसे, तो एक यू आकार का ग्लास ट्यूब लेंगे और धागा ले लेंगे और एक रबड़ लेंगे, एक किप और बलून का एक टुकड़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, एक जो ग्लास है यूट्यूब वाला उसमें हम लोग पानी को भर देंगे और उससे मार्क कर लेंगे कहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब जो रबड़ हम लोगों ने लिया था उसे एक मुंह में बांध देंगे और जो कीप प्लास्टिक का जो कीप है उसे दूसरे रबड़ के छोर में बांध कर और जो रबड़ बलून का जो टुकड़ा लिया गया था उसे धागे के मदद से कीप के जो चौड़ा वाला छोर है उसमें हम लोग बांध देंगे। ये जो कीप जो है उसमें पहले से हवा भरा हुआ है, तो जब हम लोग रबड़ के छोर को अंगुली से दबाएंगे तो क्या होगा, पानी का जो तल है, पानी का जो लेयर है वह जहाँ पे हम लोग दाग लगाए थे उससे ऊपर की ओर जाने लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वायु जो है वो क्या क्या पानी को धक्का दिया तो वहाँ पे दाब बढ़ गया, इसलिए पानी का जो लेयर जो है वो ऊपर की ओर, जो लेवल जो है पानी का वो ऊपर की ओर जाने लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है वायु तथा वायुमंडल। अब वायु होता क्या है, तो विभिन्न गैसों का मिश्रण और उसके साथ साथ धूलकण इत्यादि, इसे हम लोग वायु कहते हैं। अब वायुमंडल, तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है, एक परत है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी में लगभग 800 किलोमीटर तक ऊपर तक फैला हुआ है और वायुमंडल क्या करता है, स्थान को घेरता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सर के ऊपर भी वायु का दाब तो है लेकिन वह हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। और वायु में भार भी होता है, क्यों, क्योंकि वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। जैसे वायु में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जो कितना प्रतिशत है, 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन जो 20% है। उसके बाद और अलग अलग विभिन्न गैसों का मिश्रण भी है और उसमें धूलकण भी पाया जाता है और जलवाष्प भी उसमें पाया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायु भार में हल्की होती है लेकिन हमारे सिर के ऊपर वायु की बड़ी मात्रा होती है, जिस कारण से इसके द्वारा अत्यधिक दाब आरोपित किया जाता है लेकिन हम लोग उसे महसूस नहीं कर सकते।
कौन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायु दाब की विशालता का प्रयोग किया था? तो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑटो होन ज्यूरेक। उन्होंने वायु दाब की विशालता का प्रयोग धातु के कटोरे से किया था। उन्होंने क्या किया, धातु के 2 बड़े कटोरे लिए और दोनों कटोरे को मिलाकर एक बड़ा गेंद तैयार कर दिया। जब दोनों कटोरा जब खाली था उसमें तो हवा भरा हुआ था, तो इसमें क्या किया उन्होंने, जब बड़ा एक गेंद तैयार किया तो उसमें एक वायु सूचक पंप लगा दिया था जिसकी मदद से वायु बाहर निकल सके, और दोनों साइड में 8-8 घोड़े को बांध दिया। जब दोनों साइड से घोड़े अपने तरफ गेंद को खींच रहे थे उससे क्या हो रहा था, वायु जो है बाहर निकल जा रही थी। इससे पता चला कि कोई भी खाली जगह हो वहाँ पे वायु भरी हुई रहती है। अब एक समय ऐसा आएगा जब सारा वायु खत्म हो जाएगा और दोनों कटोरा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब वायुमंडलीय दाब को समझने के लिए एक पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक पानी का कंटेनर लेंगे जो टीना का होना चाहिए। अब उस टीने के कंटेनर में हम लोग पानी को भर लेंगे। जब पहले टीने का कंटेनर खाली था उसमें तो पहले से वायु मौजूद था और उसमें हम लोगों ने क्या किया, पानी को डाल दिया। अब उसे हम लोग गर्म करेंगे। हम लोग उसे इतना गर्म करेंगे कि जो अंदर में जो पहले से वायु मौजूद था वो बाहर निकल जाए, क्योंकि जब हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं तो वो जलवाष्प बनेगा और वो क्या करेगा, अंदर के वायु को बाहर निकाल देगा। अब उसके ऊपर हम लोग ढक्कन को लगा देंगे और उससे जो आग जल रही है उससे वो हटा लेंगे और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। जब हम लोग उसमें ठंडा पानी को डालेंगे तो अंदर में जो जलवाष्प बना हुआ था वो क्या हो जाएगा, संघनित होकर फिर से वो पानी बन गया। तो अंदर का जो दाब जो था वो कम हो जाएगा और बाहर से वायुमंडल अपना अलग दाब लगा रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका जो टीना का कंटेनर है वो पिचक जाएगा। तो इसलिए जब हम लोग प्लास्टिक के बोतल को गर्म पानी से धोते हैं तो कभी कभी वह पिचक जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे या किसी प्राणी के अंदर का दाब भी वायुमंडल दाब के बराबर होता है। यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर भी दाब है और बाहर भी वायुमंडलीय दाब है। तो हमारे अंदर का जो दाब है वो वायुमंडल के दाब के बराबर होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हम लोग अभी क्या होते, हम लोग का शरीर फट जाता। क्यों? क्योंकि बाहर का वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाता और हम लोग के अंदर का दाब नहीं रहता। तो क्या होता, हमारे शरीर को जैसे टीने के कंटेनर को पिचका दिया था उसी तरह से हमारे शरीर को भी वह पिचका देता। अब दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब का मान 100 किलो पास्कल होता है। तीसरा, एक वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी होता है। आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। इसका एक्सरसाइज में जल्दी से अपलोड कर दूंगी, तब तक आप लोग इसे तैयार कीजिए।